जिस देश के भीतर ही बारूद भरा हो उसे उड़ाने के लिए बाहर से रॉकेट नहीं चाहिए, अंदर से एक छोटी चिंगारी ही काफी होती है एक बड़े धमाके के लिए। अभी पाकिस्तान का नक्शा ऐसा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब पाक का नक्शा ऐसा दिखने लगेगा। तारीख थी 16 मई 2025। पाकिस्तान के सीने में एक और दरार गहराने लगी है। सिंध की सरजमी पर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन ये कोई मामूली प्रदर्शन नहीं था, ये ऐलाने बगावत थी। हम सिंध देश के वारिस हैं, पाकिस्तान हमारा नहीं, यही भाव गूंज रहा था हर नारे में। जे सिंध फ्रीडम मूवमेंट JSFM ने कराची हैदराबाद हाईवे पर शांतिपूर्ण लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन किया। जाहिद चन्ना, सज्जाद चन्ना, अदनान बलोच जैसे कार्यकर्ताओं की रिहाई को लेकर तख्तियां लहराई गईं और सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, दुनिया से पूछे गए। इन इलाकों में मानवाधिकारों का जनाजा निकाला जा रहा है, लोग गायब हो रहे हैं, आवाजों का गला घोटा जा रहा है और ये सब दुनिया देख रही है। आखिर पाकिस्तान में कब तक ये तमाशा चलेगा? दोस्तों, ये सब अचानक नहीं हुआ। ये आग थी बलूचिस्तान की जो अब सिंध पहुंच गई है। कुछ दिन पहले बलोच नेताओं ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान किया और रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के गठन की घोषणा कर दी। अब सिंध भी उसी राह पर है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्या चल रहा है पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान में भी एक बड़ा सिविल अनरेस्ट चल रहा है? आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। अगर आप IAS की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। IAS की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, CSET की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। 2 मई 2025 बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने एक साथ 7 बड़े हमले कर डाले। ऑपरेशन का नाम दिया हेरोफ 2.0। यह था पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सुनियोजित हमला और निशाने पर थी पाकिस्तान की सेना, उसकी खुफिया एजेंसियां और सरकार की पकड़ वाले इलाके। इस ऑपरेशन के दौरान हुए कुल 78 से ज्यादा हमले और 58 लोकेशंस पर टारगेट अटैक। यह दिखाता है कि बलूच आंदोलन अब सिर्फ एक मोर्चा नहीं, एक संगठित युद्ध बन चुका है। पर यह लड़ाई सिर्फ गोलियों की नहीं है, यह विचारों की भी लड़ाई है। बलूच कह रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए, अपनी जमीन पर अपना हक वापस चाहिए। BLA के स्टेटमेंट में साफ कहा गया है कि हम पाकिस्तान के कब्जे को नहीं मानते। BLA ने पहले ही चेता दिया है कि अगर CPEC और चीनी इंजीनियर्स की मौजूदगी बलूच जमीन पर रही तो उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। और पाकिस्तान का डर जायज है, क्योंकि जब पाकिस्तान के 23% आतंकी हमले सिर्फ बलूचिस्तान में हुए तो आप समझ सकते हैं कि यह कोई आम विद्रोह नहीं, एक उठती हुई क्रांति है। और क्रांति की यह कहानी कोई नई नहीं है। 1948 से शुरू हुई बलूचों की जंग अब 2025 में आ चुकी है और अब उनके पास लड़ने के लिए पहले से बेहतर रणनीति और हथियार हैं। अब सवाल यह है कि आखिर बलूचों के साथ पाकिस्तान ने क्या किया है और इन बलूचों ने पाकिस्तान की नाक में इतना दम करके क्यों रखा है। आइए समझते हैं। गौर से देखिए पाकिस्तान के नक्शे को। आपको 4 सूबे नजर आएंगे, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। इनमें से एक राज्य है जो सबसे बड़ा है, सबसे रिच है, सबसे स्ट्रेटजिक है और फिर भी सबसे ज्यादा नजरअंदाज और जख्मी है, और यही है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का एरिया है 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर। यह अकेला प्रांत पूरे पाकिस्तान के करीब 45% हिस्से को घेरता है। लेकिन आबादी सिर्फ 1,48,00,000 के आसपास, यानी बलूचिस्तान में पाकिस्तान की कुल आबादी का लगभग 6% लोग रहते हैं। इतना बड़ा इलाका, इतनी कम आबादी, ऊपर से बलूचिस्तान है खजानों की खान। यहाँ गैस है, कोयला है, तांबा है और थोड़ा मोड़ा नहीं है। ये भंडार दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। और फिर आता है बलूचिस्तान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट यानी पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का दिल।
$60 अरब की सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सेंटर पॉइंट। इस पोर्ट की लोकेशन ही इसे जियोपॉलिटिक्स का मास्टर स्ट्रोक बना देती है। ग्वादर पोर्ट को चीन ने अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति में शामिल किया है। हजारों चीनी कामगार यहां आए, अरबों डॉलर झोंके गए, लेकिन सवाल यह है कि इतनी इन्वेस्टमेंट, इतनी रिसोर्स वेल्थ, फिर भी बलूचिस्तान आज सबसे गरीब क्यों है? बलूचिस्तान की कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, वो है धोखे, भेदभाव और दमन की दास्तान। एक बात ध्यान से समझिए, बलूचिस्तान की सिर्फ जमीन अलग नहीं है, बलूचों की जबान, तहजीब, इतिहास, सब कुछ बाकी पाकिस्तान से अलग है। वो न पंजाबी हैं, न सिंधी हैं, न उनकी भाषा मेल खाती है, न उनकी सोच मेल खाती है। बलूच लोग खुद को एक अलग कौम मानते हैं और यही बात पाकिस्तान को हमेशा चुभती रही। संस्कृति, सोच अलग हुई तो पाकिस्तान ने व्यवहार भी अलग किया। बलूच पाकिस्तान के हर सिस्टम में बाहर खड़े किए गए। ये यहाँ की राजनीति में न के बराबर हैं, नौकरियों में बहुत कम है, और जब मौका मिला ग्वादर जैसा प्रोजेक्ट बनाने का, तब भी उन्हें दरकिनार कर दिया गया। सीपीईसी की अरबों की डील में बलूचों का क्या हिस्सा था? जीरो टू नेग्लिजिबल। ग्वादर बना, लेकिन बलूच के हाथ क्या आया? यहां काम पर रखे गए पंजाबी और सिंधी इंजीनियर। चाइना के एक्सपर्ट्स ने टेक्निकल रोल्स लिए, बलूच युवाओं को बस मजदूर बना दिया या दरकिनार कर दिया गया। ऐसे ही सैंडक परियोजना बलूचिस्तान के दिल में चल रही है, जहां से तांबा और सोना निकाला जा रहा है। कई खनन कंपनियां और जल विद्युत परियोजनाएं बलूचिस्तान की धरती को चीर रही हैं और सामरिक दृष्टि से अहम परमाणु परियोजनाएं भी इसी भूमि पर बसाई जा रही हैं। और यह सब हो रहा है स्थानीय बलूचों की भागीदारी के बिना, जिनके जमीन पर $बिलियन खर्च हो रहे हैं। उनके ही बच्चे आज बेरोजगारी में तड़प रहे हैं। बेरोजगारी भी इसलिए है क्योंकि बलूचिस्तान साक्षरता दर सिर्फ 42% का रखता है। आज ग्वादर के आसपास के गांवों में पीने का साफ पानी नहीं है, लेकिन उसी जगह से अरबों डॉलर की डील साइन होती हैं। बलूचिस्तान की यह हालत इसलिए भी हुई क्योंकि पाकिस्तानी नौकरशाही में भी पंजाबियों का एक छत्र राज है। पंजाब की आबादी है 12.7 करोड़ और पाक नेशनल असेंबली में पंजाब की सीट्स हैं 173। ध्यान दीजिए। वहीं बलूचिस्तान की सीट्स कितनी है? सिर्फ 20। यह सिर्फ क्षेत्रवाद नहीं, यह है सिस्टमेटिक साइलेंसिंग। पाकिस्तान में बलूचों की कोई लॉबी नहीं, ना राजनीतिक ताकत है, ना मीडिया स्पेस है, ना न्यायिक सुरक्षा है। बलूचिस्तानी मानते हैं कि जब जुबान अलग, संस्कृति अलग, व्यवहार अलग, तो फिर एक देश होने का दावा किस आधार पर? बलूच कहते हैं हम पाकिस्तान में हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारे अंदर नहीं। और जब यही बलूची अपने हक की आवाज उठाते हैं तो पाकिस्तानी सरकार इनकी आवाज को दबा देती है। बलूचिस्तान के लोगों ने जब भी अपनी आवाज उठाई, जब भी उन्होंने कहा हम भी पाकिस्तान के नागरिक हैं, हमें भी हक चाहिए, हमारी भी जमीन है, हमारे भी सपने हैं, तो जवाब में उन्हें क्या मिला? सिर्फ गोलियां और टॉर्चर। पाकिस्तान सरकार ने बलूचों के असंतोष का समाधान संवाद से नहीं, शोषण से किया। यह सिर्फ आरोप नहीं है। दुनिया की सबसे भरोसेमंद मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2011 में अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की मारो और फेंक दो नीति को बेनकाब किया। रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तानी सैन्य बल बलूच कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, पत्रकारों और वकीलों को उठाते हैं, उन्हें पशुओं की तरह टॉर्चर करते हैं, फिर मारकर कहीं सुनसान में फेंक देते हैं। इसलिए पाकिस्तानी सरकार की बर्बरता के खिलाफ, न्याय के लिए, हक के लिए इन्होंने हथियार उठा लिए। लेकिन बलूचों का गुस्सा पाकिस्तानी आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक दमन और राजनीतिक भेदभाव से ही सिर्फ नहीं है, इसके लिए अतीत भी जिम्मेदार है। साल था 1947। अंग्रेज जा रहे थे और भारत और पाकिस्तान दो देश बनाते जा रहे थे, लेकिन पीछे छूट रही थी वो रियासतें जिन्हें तय करना था कि वो भारत में मिले या फिर पाकिस्तान में, या फिर आजाद रहें। बलूचिस्तान की धरती में थी 4 अहम रियासतें: मकरान, लासबेला, खारन और सबसे ताकतवर कलात। यहां के शासक थे खान अहमद यार खान, जिन्होंने एक ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे, बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क होगा। उनका गहरा याराना था मोहम्मद अली जिन्ना से, इसलिए उन्हें भरोसा था कि उनके साथ जबरदस्ती नहीं होगी। साथ ही बलूच लोग भी अपनी पहचान, अपनी आजादी के साथ जीना चाहते थे। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने खेल पलट दिया। उन्हें डर था कि अगर बलूचिस्तान आजाद रहा तो यहां सोवियत यूनियन का दखल हो सकता है। और फिर तीनों रियासतों मकरान, लासबेला, खारन ने खुद को पाकिस्तान में मिला लिया। 17 मार्च 1948 को पाकिस्तान सरकार ने इन 3 रियासतों का विलय स्वीकार कर लिया। अब कलात अकेला पड़ गया और कलात चारों तरफ से पाकिस्तान में घिर गया। ऑल इंडिया रेडियो पर यह अफवाह फैलाई गई कि अहमद यार खान भारत में शामिल होना चाहते हैं। बस फिर क्या था? 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी फौज ने कलात की ओर कूच कर दिया।
अहमद यार खान ने मजबूरी में विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए, लेकिन किया तो मजबूरी में ही था। इसीलिए बलूचिस्तान की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बलूचिस्तान की आजादी की चिंगारी जलती रही। इसके बाद अहमद यार खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने बगावत का ऐलान कर दिया। ये थी बलूचिस्तान की पहली आजादी की लड़ाई, जो 1948 में शुरू हुई। इसके बाद 1958-59, 1962-63 और 1973 से 77 तक, यानी हर दशक में बलूच ज्वालामुखी फटता रहा। हर बार पाकिस्तान ने इसे कुचलने की कोशिश की, लेकिन चिंगारी बुझ नहीं पाई। बलूचिस्तान के अतीत के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया पाकिस्तानी सरकार द्वारा किए गए आर्थिक शोषण ने, सांस्कृतिक दमन ने और राजनीतिक भेदभाव ने। और अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो घाव बनता जा रहा है जो पाक के पूरे बदन को इन्फेक्ट कर रहा है। और अब सिंध तक इसकी आंच पहुंच गई है। सिंध दक्षिण एशिया के पश्चिमी छोर पर बसा एक ऐतिहासिक इलाका। यह पाकिस्तान के नक्शे में तीसरे सबसे बड़े प्रांत के रूप में दर्ज है। इसका क्षेत्रफल करीब 1,40,915 स्क्वायर किलोमीटर है। सिंध की भौगोलिक बनावट भी अनूठी है। इसके पूर्व में फैला है तपता हुआ थार का रेगिस्तान, पश्चिम में खड़े हैं कठोर किरथर के पहाड़, दक्षिण में लहराता अरब सागर और कच्छ का रण, और इन सब के बीच बहती है सिंधु नदी, जो उपजाऊ मैदानों को जीवन देती है। ये वही सिंध है जिसने हमारे राष्ट्रगान में जगह पाई है और जिसकी मिट्टी में इतिहास की गूंज है। सिंध जहां इंसान ने सिर्फ जीना नहीं, सभ्य होना सीखा। आज अगर हम सभ्यता शब्द बोल पाते हैं तो उसका पहला सबक लिखा गया था सिंधु घाटी में। आज यहां बिखरे पड़े हैं हजारों साल पुराने अवशेष, जो जिंदा गवाह हैं उस वक्त के जब मोहनजोदड़ो बसाया गया था। आज से लगभग 5000 साल पहले ये एक ऐसा प्लांट शहर था जिसमें ग्रिड पैटर्न पर आधारित सड़कें थीं, गलियां थीं, जहां स्टैंडर्ड ईंटें थीं, सीवेज सिस्टम था, विशाल अन्नागार था। यानी आज की दुनिया जिसे आधुनिकता कहती है, वो तब यहां जन्म ले चुकी थी। यूनेस्को ने मोहनजोदड़ो को 1980 में विश्व धरोहर घोषित किया था। इसी जमीन पर कांस्य युग भी पनपा। तब इसका नाम सिंधु सौवीर था। उत्तर में मुल्तान से दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ। इसकी राजधानी थी रोरुका, आज का रोहरी, जहां से व्यापार, धर्म और संस्कृति एक साथ निकलते थे। फिर शुरू हुआ वो दौर जब फारसियों का आगमन हुआ। फिर इसी जमीन पर सिकंदर आया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की एंट्री हुई, जिन्होंने सेल्यूकस को हरा दिया और पश्चिमी सिंधु क्षेत्र पर भारत का परचम लहरा दिया। मौर्य राजवंश गया तो आए इंडो यूनानी, फिर इंडो सीथियन, फिर सासानी, फिर राय राजवंश, जिन्होंने सिंध को हूणों से बचाया और 144 साल तक शासन किया। और फिर सिंध में दर्ज हुआ ब्राह्मण राजवंश, जिनके आखिरी राजा चच की गाथा को आज भी चचनामा के नाम से याद किया जाता है। लेकिन 712 ईस्वी से सब कुछ बदल गया, जब अरब से मोहम्मद बिन कासिम आया और आया इस जमीन पर इस्लाम। इसीलिए सिंध को कहते हैं बाब उल इस्लाम, यानी इस्लाम का प्रवेश द्वार, क्योंकि यही वो पहला जमीनी टुकड़ा था भारतीय उपमहाद्वीप का जिसने इस्लामी हुकूमत का पहला स्पर्श महसूस किया। यही है यूनेस्को की एक और विश्व धरोहर स्थल, मकली नेक्रोपोलिस। दोस्तों, अगर सिंध पाकिस्तान की रीढ़ है तो कराची उसका धड़कता दिल। कराची सिर्फ एक शहर नहीं है, यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन जोन है। यह है देश का मेन फाइनेंशियल सेंटर, जहां बैंकिंग, ट्रेडिंग, कॉरपोरेट, करोड़ों की लेन देन रोज होती है। यहां खड़े हैं दो बड़े दैत्य जैसे बंदरगाह, पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट, जहां से पूरा पाकिस्तान दुनिया से जुड़ता है, जहां कंटेनर्स की कतारें देश की सांसों को विदेशी बाजार से जोड़ती हैं। कराची का तेजी से भागता शहर और ग्रामीण सिंध की खेती दोनों मिलकर एक ऐसा संतुलन बनाते हैं जो पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है। सिंध सिर्फ एक प्रांत नहीं है, पाकिस्तान के आर्थिक नक्शे पर वो नींव है जो अगर हिल गई तो मुल्क की दीवारें चरमरा जाएंगी। और अब वही हो रहा है। अब अलग सिंध देश बनाने की मांगे उठाई जा रही हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट ने तेजी पकड़ ली है। इस आंदोलन से जुड़े लोगों ने हाल ही में पाकिस्तान के एक प्रमुख हाईवे पर अपनी इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने जाहिद चन्ना, सज्जाद चन्ना, अदनान बलूच, बादशाह बलूच, रफीकत मंगनहर और शाहिद सूमरों की तत्काल रिहाई की मांग की। उन्होंने ये भी मांग की कि उनके खिलाफ लगाए गए झूठे आरोप वापस लिए जाएं और जबरन गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा किया जाए। यह शांतिपूर्ण धरना पाकिस्तानी राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की अवैध गिरफ्तारी, जेलों में हो रहे दुर्व्यवहार और जबरन गायब किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। इस आंदोलन से जुड़े लोगों ने कहा कि हमारा प्रयास शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक है और हम तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारे लोग स्वतंत्र नहीं हो जाते।
सिंध और बलूचिस्तान का अलग देश बन जाना भारत के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, चलिए एनालिसिस करते हैं। अगर कभी सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बन जाते हैं तो ये सिर्फ नक्शे की रेखाएं नहीं बदलेंगी, ये दक्षिण एशिया की पूरी रणनीतिक तस्वीर को हिला देंगी। पाकिस्तान 3 हिस्सों में टूटेगा, पाकिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान, और यही टूटना भारत की 1971 के बाद सबसे बड़ी रणनीतिक जीत साबित हो सकती है, क्योंकि इससे भारत को सिर्फ एक दुश्मन देश नहीं कमजोर मिलेगा, बल्कि एक साथ सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक रूप से पस्त पाकिस्तान दिखाई देगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी संयुक्त सैन्य शक्ति और आतंकवाद को पनाह देने वाला ढांचा 2 दिशाओं में बिखर जाएगा। आज जो पाकिस्तान भारत की लंबी सीमाओं से टकराता है, कल वो सिर्फ पंजाब पाकिस्तान सीमा तक सिमट जाएगा। आतंकवादी नेटवर्क जैसे जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा, जिनकी जड़ें पंजाब और खैबर से जुड़ी हैं, उनकी सप्लाई लाइन कमजोर हो जाएगी। और अगर बलूचिस्तान का विद्रोह कामयाब होता है तो आईएसआई की पकड़ भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। देखिए, बलूचिस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान और ईरान से जुड़ी हैं। अगर ये एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है और भारत से अच्छे संबंध बनते हैं तो भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट से सीधा व्यापारिक रास्ता मिलेगा। अब भारत को अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे सेंट्रल एशिया के ऊर्जा संसाधनों तक भारत की पहुंच खुल जाएगी, और ये सिर्फ भौगोलिक नहीं, आर्थिक क्रांति भी होगी। इसी कड़ी में बलूचिस्तान की आजादी से एक और बड़ा झटका लगेगा चीन को। सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जो अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट है और ग्वादर पोर्ट से होकर गुजरता है, सीधा जोखिम में आ जाएगा। भारत इस प्रोजेक्ट को अब कूटनीतिक रूप से चुनौती दे सकेगा और चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति की एक अहम कड़ी टूट सकती है। अगर सिंध और बलूचिस्तान अलग देश बनते हैं तो भारत को राजनयिक स्तर पर भी मौका मिलेगा। इन्हें मान्यता देकर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरा जा सकता है। यूएन से लेकर ओआईसी तक हर जगह भारत मानवाधिकारों और स्वतंत्रता का पक्षधर बनकर पाकिस्तान की नैतिक ताकत को कमजोर कर सकता है। ये पूरी स्थिति भारत को एक वैश्विक लोकतांत्रिक नेतृत्वकर्ता के रूप में, लीडर के रूप में स्थापित करने का मौका दे सकती है। और भारत के भीतर अलगाववादी ताकतों जैसे कश्मीर या खालिस्तान जैसे मुद्दों की हवा निकल जाएगी। जब पाकिस्तान खुद बिखर रहा होगा तो यह साफ होगा कि अस्थिरता भारत में नहीं, पाकिस्तान में थी। भारत की छवि एक स्थिर, मजबूत और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में और मजबूत होगी। देखिए, सिंध का भारत से एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ता भी है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ऋषि दयानंद, ये सब भारत की आत्मा से जुड़े नाम हैं। सिंधी समुदाय पहले से ही भारत में बसा है। ऐसे में सिंध का अलग होना भारत को सांस्कृतिक नैतिक समर्थन देने का मौका भी देगा। तो साफ है, अगर बलूचिस्तान और सिंध आजाद होते हैं तो यह भारत के लिए सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक होगा। इससे भारत को सीमा सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा पहुंच, आतंकवाद पर नियंत्रण और चीन पाक गठबंधन को तोड़ने का एक साथ फायदा मिलेगा। पाकिस्तान के नक्शे में जो दरारें थीं अब वो खाई बनती जा रही हैं। बलूचिस्तान की ही जुबान अब सिंध भी बोल रहा है। ये सिर्फ आंदोलन नहीं, तख्त-उ-ताज की उल्टी गिनती है। अब आगे वक्त बताएगा कि पाकिस्तान का नक्शा कैसा दिखेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।